हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। टुडे आई विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी। तो ये वीडियो हमारा सेलुलर इंजरी का थर्ड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स ऑफ सेलुलर इंजरी एंड सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी में रिवर्सिबल सेल इंजरी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अपने हम इस थर्ड पार्ट में इरिवर्सिबल सेल इंजरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा ये कोई सेल है, अगर सेल पे वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट के थ्रू स्ट्रेस डाला जा रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से सेल के मॉर्फोलॉजिक एंड फंक्शनल चेंजेस हों एंड उनके एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो ये कंडीशन हमारा सेलुलर इंजरी कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सेलुलर इंजरी का मतलब, इस वीडियो में डिफिनेशन को भी आप देख सकते हैं। सेलुलर इंजरी डिफाइंड एज द फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द सेल्स फ्रॉम द वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट विच रिजल्ट इन चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको सेलुलर इंजरी समझ में आई है। तो सेलुलर इंजरी को उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर जो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू, इटियोलॉजिक एजेंट के थ्रू स्ट्रेस पड़ रहा है, वो माइल्ड हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, तो जो सेल में इंजरी होगी वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ऐसी इंजरी अगर स्ट्रेस को हम रिमूव कर लेते हैं, उनको मेडिसिन या ट्रीटमेंट देकर रिमूव करते हैं, तो जो सेल है वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस चली जाती है। लाइक ये हमारा सेल है नॉर्मल, अगर इस पे इंजरी हो रही है, वेरियस हिस्टोलॉजिकल एजेंट के थ्रू स्ट्रेस पड़ रहा है, इंजरी हो रही है, ये हमारा रिवर्सिबल सेल डैमेज है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से इंजरी हो रही है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। अगर इस स्ट्रेस को रिमूव कर ले तो ये हमारा फिर से वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। इट्स कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, और हम अपने इस वीडियो में इरिवर्सिबल सेल इंजरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब, जो ये स्ट्रेस पड़ रहा है वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट के थ्रू, ये स्ट्रेस सीवियर हो, परस्टेंट हो। ठीक है, लगातार पड़े और काफ़ी लंबे समय से सीवियर स्ट्रेस पड़े, जिसकी वजह से जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, इसमें सेल क्या होती है, डेथ हो जाती हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, तो हम अपने इस वीडियो में दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इनकी डिफिनीशन है, सेम जो मैंने बोला डिफिनीशन में वही लिखा है, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का फर्स्ट टाइप है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzyme liberated from dead cells. It is invariably accompanied by inflammatory reactions. ठीक है, नेक्रोसिस सेल इंजरी में भी क्या होता है, हमारे सेल जो है वो डेथ हो जाती हैं। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, कैसियो नेक्रोसिस, कोगलेटिव नेक्रोसिस, फेब्रिनॉइड्स नेक्रोसिस, लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस, फैटी नेक्रोसिस। हम समझते हैं कि ये नेक्रोसिस क्या क्या है। फर्स्ट है कैसियो नेक्रोसिस। कैसियो नेक्रोसिस नाम से क्लियर है, चीज़ लाइक स्ट्रक्चर। जो सेल्स के टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, वो चीज़ लाइक फॉर्मेशन बना लेती हैं, चीज़ लाइक स्ट्रक्चर उनका हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन मेन फीचर है कैसियो नेक्रोसिस का। सेकेंड है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्लम्पिंग जमा होने लगती है, क्लम्पिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। इसमें क्या होता है, सेल का जो आउटलाइन है वो तो सही रहता है, बना रहता है, बट उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचर्ड होते हैं, प्रोटीन हमारे डीनेचर्ड हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर्ड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन डीनेचर्ड क्यों होते हैं? हमारे जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि प्रोटीन को लॉस करने में हेल्प करती है, प्रोटीन को ख़त्म करने में हेल्प करती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे प्रोटीन सेल के अंदर ही डीनेचर्ड हो जाते हैं। इन्फेक्शन ऑफ किडनी एंड हार्ट इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें मेन जो इटियोलॉजिकल एजेंट है वो हाइपोक्सिया है।
सेल पे हाइपोक्सिया होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सेल्स क्या करते हैं, उनकी जो आउटलाइन है सेल्स की वो तो ठीक रहती है, बट उनके बेसिक डिटेल्स जो है लॉस हो जाते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाता है, और इन्फेक्शन ऑफ किडनी एंड हार्ट इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फेब्रिनॉइड्स नेक्रोसिस में डिपोजिशन ऑफ फेब्रिन लाइक मटेरियल मेनली वेस्कुलर वॉल। इसमें क्या होता है, जो सेल के वेस्कुलर वॉल है वहाँ पे फेब्रिन लाइक स्ट्रक्चर का डिपोजिशन होने लगता है। ये हमारा फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। नेक्स्ट है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इस टाइप की नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल्स एंड टिश्यूज की डेथ होती है वो क्या होती है, डेथ होने के बाद टिश्यूज की जो डेथ होती है उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेथ होने के बाद लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। टिश्यूज के डेथ होने के बाद वो लिक्विड मास में कन्वर्ट होते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसमें ये जो टिश्यू की डेथ होती है उसके लिए हाइपोक्सिया एंड बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइपोक्सिया एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस टाइप्स के नेक्रोसिस के एग्जाम्पल है इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड एब्सेसिस कैविटी। एब्सेसिस कैविटी मतलब जो आपके दांत में ऐसे कैविटीज़ की फॉर्मेशन होती है, मवाद बनने लगते हैं, इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ टाइप है वो है फैटी नेक्रोसिस। फैटी नेक्रोसिस में क्या होता है, हमारा जो लास्ट टाइप है वो है फैट नेक्रोसिस या फैटी नेक्रोसिस। इसको देखते हैं। फैटी नेक्रोसिस में क्या होता है, हमारा ये फैट नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस, ठीक है, समझिए। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड रिलीज होता है लाइपेज कैटालिसिस के प्रेजेंट में, ये फ्री फैटी एसिड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाता है। ये फैटी एसिड, यहाँ पे ये फैटी एसिड कैल्शियम के प्रेजेंट में फ्रॉम अ ब्लड, कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या करता है, कैल्शियम सोप का फॉर्मेशन करता है। ये ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, एंजाइमेटिक भी हो सकता है। ये हमारा है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस को समझ लिया, 5 टाइप्स के पूरे नेक्रोसिस हैं। अब हम इनके कॉजेज को समझते हैं कि कॉजेज क्या क्या है नेक्रोसिस होने की। फर्स्ट है ऑक्सीजन लॉस या लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया कंडीशन हो, हमारी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो जितने उनको डिमांड हो। नेक्स्ट है इस्चीमिया कंडीशन। इस्चीमिया कंडीशन का मतलब होता है हमारे सेल्स में ब्लड का फ्लो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। फिजिकल चेंजेस हो, हीट हो, कोल्ड हो, रेडिएशन हो, वुंड एंड ट्रॉमा, वुंड हो, ये डब्लू है, ठीक है, वुंड हो या ट्रॉमा हो, इनकी वजह से हमारे सेल्स पे इंजरी आ रही हो, स्ट्रेस पड़ रहा हो, या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको डैमेज करना, उनको किल करना स्टार्ट करता है। इस कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। इसमें क्या होता है, सेल्स की स्ट्रक्चर एंड शेप इतने चेंज हो जाते हैं जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये हमारे बॉडी के ही सेल है, उनको फॉरेन सबस्टेंस, फॉरेन मटेरियल समझ के उनको किल करना स्टार्ट करता है। इट्स कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से भी हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। जेनेटिक फैक्टर, जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो। एजिंग फैक्टर आपको पता ही है, एज होने के वजह से भी बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि डेथ हो जाते हैं। माइक्रोबियल एजेंट, वेरियस माइक्रोबियल एजेंट है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई, पैरासाइट्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट हैं जिनकी वजह से हमारे सेल्स में इंजरी होती है और सेल्स डेथ हो जाती हैं, ठीक है। ये कुछ कॉजेज है नेक्रोसिस, सेल इंजरी होने की, ठीक है। अब इनकी पैथोजेनेसिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब अगर सेल इंजर्ड हो रहा है तो वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है हमारे सेल पे, इसको और पैथोजेनेसिस, वो कैसे इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर से कॉलेज कैसे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे कॉलेज तक पहुंच रहे हैं,
ठीक है, वो हो गया कॉजेज। ठीक है, कैसे हमारे सेल इंजर्ड हो रहे हैं, सेल तक ये चीज़ें कैसे पहुँच रही हैं, क्या स्ट्रेस पड़ा है जिससे हमारे सेल इंजर्ड हो रही है। वैसे ही आप घर से कॉलेज कैसे जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं ना, कैसे जा रहे हैं। ठीक है, और कॉलेज में जाने के बाद आप क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं, कैसे क्या पढ़ रहे हैं, इसको वैसे ही अगर हमारा सेल तक इंजरी पहुंच गई, अब वो इंजरी हमारी बॉडी में कैसे चीज़ों को डैमेज कर रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, इसको पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस टाइप्स ऑफ सेल इंजरी में बी डिस्क्राइब एज एटीपी का डिप्लीशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, इन्फ्लेक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, हमारे सेल्स में कैल्शियम आयन का इन्फ्लेक्शन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, डैमेज ऑफ मेम्ब्रेन परमियलिटी, डैमेज ऑफ डीएनए प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे पैथोजेनेसिस है, वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज एटीपी डिप्लीशन। क्या होता है, हमारे सेल में एटीपी का डिप्लीशन होने लगता है, एटीपी का क्षरण होने लगता है, कमी होने लगती है। कैसे, अगर एटीपी का डिप्लीशन हो रहा है, यूजली मैंने आपको पहले अगर वीडियो आपने देखी होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी में, तो इसको मैंने बताया था कि अगर सेल को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का प्रोडक्शन करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो अगर हमारी सेल इंजर्ड हो रही है, हमारी ये सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, इसमें हमारी न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर इसमें हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया कंडीशन हो रही है, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया कंडीशन हो रही है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब इनको नहीं मिल रहा है तो ये एटीपी का प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इंक्रीज एटीपी डिप्लीशन, अब एटीपी का क्षरण हो रहा है, उस प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज एटीपी डिप्लीशन। अब डिप्लीशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगा सोडियम रिटेंशन। ठीक है, एंड फाइनली सेलुलर इंजरी होगी। और अगर एटीपी का डिप्लीशन हो रहा है तो और भी क्या होगा, इनहिबिट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होगा। ठीक है, इंक्रीज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जब प्रोसेस इनहिबिट होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर बढ़ेगा और H2O का रिटेंशन होगा, जिससे भी हमारी सेल इंजर्ड होगी। ठीक है, सेल में स्वेलिंग होगी। आरएनए क्या करेगा, डीएनए के साथ बाउंड नहीं कर पाएगा, आरआरएनए डीएनए के साथ बाउंड नहीं कर पाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होगी और हमारा सेलुलर डिसरप्शन होगा, हमारा सेल का क्षरण और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है एटीपी का अगर प्रोडक्शन हमारी सेल्स में नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एटीपी बनाती है, नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से इतने सारे डैमेजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। इनको समझने के लिए अच्छा आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उनमें मैंने इनको डिटेल में समझाया हुआ है। सेकेंड है डैमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, कोई टॉक्सिन्स या रेडिएशन की वजह से हमारे जो सेल्स है वो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज फॉर डिसफंक्शन, इनकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, टॉक्सिन्स एंड रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज और उनके फंक्शंस को एबनॉर्मल करने में, ठीक है, डिसफंक्शन होने में। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एटीपी जनरेशन, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ROS। ROS का फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, लिख दे रही है आप लोगों के लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन है, मेन रोल है, वो सेल की डेथ करने में, इन्फ्लामेटरी रिलेटेड
फैक्टर के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करती है, सेल के डेथ होने में रिस्पॉन्सिबल होती है। वेरियस टाइप्स के इन्फ्लामेटरी फैक्टर के प्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। तो इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में सेल्स में इंक्रीज हो जाता है और एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होने की वजह से। इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, सेल के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आना स्टार्ट होती हैं, फाइनली सेल डेथ हो जाता है। ये हमारा है डैमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आरओएस का सिर्फ आप यहाँ पे फंक्शन समझ लीजिएगा। आरओएस क्या करता है, मॉड्यूलेशन ऑफ सेल सर्वाइवल, सेल डेथ में हेल्प करता है एंड इन्फ्लामेशन रिलेटेड फैक्टर्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे सेलुलर एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ठीक है, आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस बोलते हैं। एटीपी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रॉपर फंक्शंस ही नहीं चलेंगी हमारे सेल्स की। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम होम्योस्टैटिस। Calcium ions normally serve as a second messenger in several signaling pathway, but if released into cytoplasm, याद करिएगा, released into cytoplasm of cell in excessive amount, रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में एक्सेसिव अमाउंट में, और ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, याद क्या करना है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से सेल्स की इंजरी हो रही है। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं फिगर के थ्रू कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है। ठीक है, कोई भी इंजूरियस एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अंदर आ रही है। ठीक है, और यही इंजूरियस एजेंट क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज करें, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का जो कैल्शियम है वो भी बाहर आ रहा है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ईआर का जो कैल्शियम है वो भी सेल से बाहर आ रहा है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक से, जिससे हमारे साइटोप्लाज्म, ये हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम इंक्रीज हो जा रहा है। देखिए, इंक्रीज सिस्टोलिक कैल्शियम। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम, जो सेल्स के वेरियस एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, लाइक फास्फोलाइपेज, प्रोटीएज, इंडोन्यूक्लियस एंड एटीपेज। ठीक है, एक को पहले समझ लेते हैं, देन इस पे आते हैं। तो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोलिपिड में जो ईस्टर बॉन्ड होता है उनको, ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, ब्रेक करता है, जिससे फॉस्फोलिपिड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर फॉस्फोलिपिड का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो हमारा जो मेम्ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि आपको ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमारा ये सेल है, मान लीजिए हमारा सेल है, सेल की जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड लेयर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पूरे फिगर के थ्रू डिटेल में समझाया है। तो अगर फॉस्फोलिपिड क्या नाम है डिक्रीज हो रही है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा मेम्ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम भी है, हमारे इन्फ्लामेशन कॉज करती है, सेल को डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोटीएज एंजाइम क्या करती है, एक्टिव होने के बाद डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, मेम्ब्रेन डैमेज होता है। इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर डैमेज करता है, इंडोन्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो हमारे राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होता है, डिसअटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर हमारा डैमेज होता है। यहाँ पे एटीपेज एक्टिव होता है, एटीपेज एंजाइम है। एटीपेज एंजाइम का वर्क होता है, एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एडीपी में जब एटीपेज एंजाइम एक्टिव होता है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे एटीपी का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। एंड सेकेंड क्या था, इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन। माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। माइटोकॉन्ड्रियल का परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा एटीपी जो है डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा क्या है, द रोल ऑफ इंक्रीज सिस्टोलिक कैल्शियम इन सेल इंजरी। ठीक है, एक बार आप सिर्फ इस वीडियो को दोबारा अगर नहीं समझ में आए फिर से देखिए और चीज़ों को ना लिखिए। ठीक है, मैं हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बट चीज़ों को लिख के ना समझिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हमारे सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल्स का एक्यूमुलेशन होने लगे, जमा होने लगे, तो H2O ऑक्सीजन कैटलिस्ट के प्रेजेंट में 2OH एंड ऑक्सीजन में होते हैं, SOD
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2O, OH एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। देन क्या होता है, इनकी वजह से प्रोटीज, लाइपेज एंड इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो एक्टिव होते हैं। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी करने में, ठीक है, सेल को डैमेज करने में। तो क्या होता है, फैटी एसिड, प्रोटीन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स डिजॉल्व होना और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है इनका, ठीक है। यहाँ पे एसओडी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। एसओडी का फुल फॉर्म होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटलीज है, एंजाइम कैटलीज है, ठीक है। अब हम समझते हैं डैमेज ऑफ सेल परमिएबिलिटी, ठीक है। सेल की परमिएबिलिटी डैमेज हो रही है। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीज, लाइपेज इनहांस सेलुलर परमिएबिलिटी, PERMEABILT, परमिएबिलिटी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया ये हमारे सेलुलर एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डैमेज में। डैमेज ऑफ सेल परमिएबिलिटी, स्टिमुलेशन होता है प्रोटीज, लाइपेज एंजाइम का, जिससे इनहांस होती है सेलुलर परमिएबिलिटी, ठीक है। डैमेज ऑफ डीएनए प्रोटीन भी सेम है, बाय स्टिमुलेशन ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंड प्रोटीनेज एंजाइम, डैमेज ऑफ डीएनए प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम और इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्टिमुलेशन होता है जिससे हमारा डैमेज होता है डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम। अब नेक्स्ट है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ऑल्सो नोन एज स्लो सुसाइडल प्रोग्राम सेल डेथ। सेकेंड टाइप से ये हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी का सेकेंड टाइप है, स्लो सुसाइडल प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस, ठीक है। वेरियस नेम से जाने जाते हैं, स्लो सुसाइडल एंड प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से इनको क्यों जानते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे सेल है, ठीक है। ये जब वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस डालता है तो ये प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम करते हैं किसका, सेल डेथ का, खुद के डेथ का प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं, इसको प्रोग्राम सेल डेथ। इसीलिए एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं या सुसाइड बोलते हैं। जैसे सुसाइड इसलिए बोलते हैं, सुसाइडल सेल इसलिए बोलते हैं कि जैसे इंसान को मरना है, किसी इंसान को मरना है, सुसाइड कैसे करते हैं, मान लो पंखे से फांसी लगानी है, मान लो लगानी है, ऐसे सुसाइड किसी भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है ना। तो अगर आपको लगाना है, किसी को लगाना होता है सुसाइड करने के लिए फांसी, तो वो पूरा रस्सी बांधता है, पंखे पे लगाता है, देन लटकने के लिए ना तो पूरा प्रोग्राम करता है। वैसे सेल भी ना मरने के लिए, डेथ करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाता है, अपने शेप को चेंज करता है, ठीक है। इसकी जो सेल्स की प्रोटीन होती हैं इसके सरफेस पे, वो उसको श्रिंक करता है, अपने शेप को, साइज को पूरी तरीके से ऐसे बदलता है जिससे इसकी डेथ हो सके। तो ये प्रोग्राम करता है सेल डेथ करने का, तो इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ या स्लो सुसाइडल भी बोल सकते हैं, किसको, एपोप्टोसिस को, ठीक है। याद रखिएगा, सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, ये तो बिल्कुल करने का सोचिएगा भी मत, लाइफ बहुत ही कीमती होती है। एंड इसमें हम समझ लेते हैं नेक्रोसिस। अब हम नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस में मर्डर होता है सेल का। सेल चाहता ही नहीं है कि मैं मरूं, मेरा डेथ हो, फिर भी सेल का डेथ हो जाता है, इसको मर्डर समझने के लिए। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, सुसाइड होता है, ठीक है। एपोप्टोसिस में सुसाइड होता है, सेल खुद प्रोग्राम करता है अपनी डेथ के लिए। और नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल नहीं चाहता फिर भी उसकी डेथ हो जाती है, इसको मर्डर। अब ये दोनों में डिफरेंस समझ लिए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो समझते हैं, एपोप्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एंड जेनेटिकली प्रोग्राम सेल suicide in which unwanted host cell are eliminated by activation of intrinsic enzyme in variety of physiological and pathological condition, ठीक है। वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन के वजह से हमारे सेल्स डेथ होते हैं। हम उन कॉजेज़ को समझते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन को समझते हैं, कैसे हमारी सेल डेथ हो रही हैं। इनके कॉजेज़ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सेकेंड है पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो हम पहले को समझते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेल डिस्ट्रक्शन इन टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ये आप समझिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन होता है इन टिश्यू का, ठीक है, सेल डिस्ट्रक्शन टिश्यूज में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के डेवलपमेंट के थ्रू जो एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इसकी वजह से सेल हमारी डेथ करती हैं। नेक्स्ट है इनोवल्यूशन ऑफ थाइमस इन अर्लियर एज। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के अर्लियर एज में हमारी डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, सेल डैमेज होता है, इट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस मतलब हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेल डेथ में। एजिंग मतलब एज रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कुछ देख लेते हैं। पहला क्या है, डिप्लीशन ऑफ CD4 टी सेल इन एड्स। ठीक है, हमारे एड्स में क्या होता है, एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से। ठीक है, एड्स किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। ये वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम के पास CD4 टी सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जाके ये वायरस बाइंड करता है और इसको ही डैमेज करना स्टार्ट करता है, इसको ही डैमेज करता है। इससे क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ CD4 टी सेल इन एड्स के टाइम पे इसी का डिप्लीशन होता है, इस सेल टी सेल का, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ CNS, एल्जाइमर एंड पार्किंसन। हमारे CNS रिलेटेड डिसऑर्डर जो है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, एल्जाइमर एंड पार्किंसन। इसमें भी हमारे सेल्स जो हैं वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं। और कुछ और भी देख लेते हैं, डैमेज टू होस्ट सेल DNA, सर्टेन वायरल इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल डेथ बाई साइटोटॉक्सिक टी सेल इन ट्रांसपेरेंट रिजेक्शन रिएक्शन, endoplasmic stress due to accumulation of large excess of misfolded protein formed by free radical injury or from mutation। ये कुछ पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिनकी वजह से हमारे सेल्स में इंजरी कॉज होती है। अब ये इंजरी कॉज होती है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। एपोप्टोसिस की पैथोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी अभी हमने बताया, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्टिमुलेशन पाथवे, ये डेथ रिसेप्टार पाथवे है। कैस्पेस एक एंजाइम होता है, कैस्पेस प्रोटीएज फैमिली, जो प्रोटीएज एंजाइम है, सेलुलर प्रोटीएज एंजाइम है, तो प्रोटीएज फैमिली का ही कैस्पेज एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की डेथ कराने में। ठीक है, इस एंजाइम का वर्क ही होता है सेल की डेथ कराना। तो ये अलग अलग फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उनकी भी फैमिली बड़ी है। तो क्या करते हैं, कैस्पेस 8 क्या करते हैं, प्री एडॉप्टिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड कैस्पेस 9 जो है स्टिमुलेशन पाथवे से रिलीज होता है, ये क्या करता है, एपोप्टोसम फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसकी वजह से कैस्पेस 3 आता है। कैस्पेस 3 क्या करता है, DNA एंड क्रोमोसोम को डैमेज करता है, सेलुलर ब्लेब्स का फॉर्मेशन करता है। ब्लेब्स का मतलब यहाँ पे होता है बुलबुले का फॉर्मेशन करता है। डिटैचमेंट ऑफ एपोप्टोसिक पार्टिकल। ठीक है, हमारे एपोप्टोटिक पार्टिकल जो है वो उनमें डिटैचमेंट हो जाती है। इस फिगर के थ्रू समझते हैं, ये हमारा नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेल है। ठीक, क्या होता है, वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट स्ट्रेस डाली हैं जिससे ब्लेब्स फॉर्मेशन होते हैं, बुलबुले होते हैं, हमारे इंजर्ड सेल हो जाती है, जो कि रिवर्सिबल कभी नहीं होगी, कभी भी फिर से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगी। ये हमारा पैथोजेनेसिस है, एपोप्टोसिस, इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। और हमने इतना कुछ देख ही लिया कि हमारे इरिवर्सिबल सेल इंजरी 2 टाइप्स के होते हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, उनके कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया। एक बार हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी को। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में स्वेलिंग होती है, जबकि हमारी इरिवर्सिबल हमारी ब्रस्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होती है, फैट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड चेंज होते हैं और इसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती है। लॉज ऑफ माइक्रोविली होती है, इसमें इंक्रीज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है। माइल्ड स्टोफीलिया होती है, इसमें सीवियर स्टोफीलिया होती है। इसको ड्रग्स के साथ, रिवर्सिबल सेल इंजरी को ड्रग्स के साथ ट्रीट किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसमें परमानेंट सेल लॉस होती है, कॉज बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया, और लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द सेल। इस्चीमिया को ही लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द सेल होता है। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है, ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा सेल इंजरी कॉज होती है। ठीक है, ये फिगर है, नॉर्मल सेल है हमारे। ठीक है, इसमें स्ट्रेस पड़ रहा है तो ये हमारा इरिवर्सिबल डैमेज है,
स्ट्रेस पड़ने की वजह से हमारा ये हमारा रिवर्सिबल डैमेज है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। कैन ट्रीटेड विद ड्रग्स के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो कैन रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन, ये फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में चली जाएगी, नॉर्मल सेल में आ जाएगी। इस कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल सेल में ये नॉर्मल सेल है, इरिवर्सिबल ये डैमेज हो रहा है। लॉस टू परमानेंट सेल लॉस, इसमें क्या होता है, सेल परमानेंट लॉस होता है। हैज़ पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अगर ये एक बार इस कंडीशन में आ जाता है तो ये नो रिटर्न, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है इसको ट्रीट करना, इसमें फाइनली सेल डेथ कर जाती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी, होप करती हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस। ठीक है, ये सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। सेल का साइज क्या होता है, नेक्रोसिस में लार्ज हो जाता है। ठीक है, जबकि एपोप्टोसिस में हमारे सेल की साइज जो है रिड्यूस होती है, सेलुलर सिंकेज होती है, क्योंकि ये जो सेल्स होती है ना, हमारी सेल्स के जो सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो श्रिंक करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से सेल अपनी पूरे शेप को, साइज को चेंज कर लेता है। इसी की वजह से इसकी डेथ होती है, प्रोग्राम करता है अपनी डेथ का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहती है और इसमें ब्लड होती है, ब्लड का मतलब बुलबुले बने रहते हैं ना, इसमें ऐसे बुलबुले बने होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होती है, मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होता है, यहाँ पे क्लम्प्स एंड फ्रेगमेंट होता है, क्लम्पिंग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन में क्या होता है, नो अंडरलाइंग चेंजेस इज सीन इन क्रोमेटिन ड्यूरिंग नेक्रोसिस। क्रोमेटिन में नेक्रोसिस के टाइम पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, बट एपोप्टोसिस में क्रोमेटिन इज एस्मर्ज्ड ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। ठीक है, डिफिनीशन भी देख लेते हैं। सेल डेथ अलोंग विद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, सेल की डेथ होती है, डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेट सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेट सेल डेथ। एंड पॉजिटिव एजेंट क्या है, हाइपोक्सिया एंड टॉक्सिन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, मैंने बताया ना, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में लाइक हमारे ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है इन टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, इन्वोल्यूशन होता है थाइमस का इन अर्लियर स्टेज। पैथोलॉजिकल चेंजेस में डिप्लेशन ऑफ CD4 T सेल्स इन एड्स, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ CNS, अल्जाइमर एंड पार्किंसन। दो मैंने इसके एग्जाम्पल इसके फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस बता दिए। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होता है, इसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट होता है, बट एपोप्टोसिस, यहाँ पे एपोप्टोसिस है ना, एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ये हमारा नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस है। एक बार वीडियोज़ नहीं समझ में आ रही है तो फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।